चलिए, शुरुआत में जब मैंने आपको कहा कि आज का शो बेहद खास है, वो इसीलिए है क्योंकि आज हम आपके विदेश में या आपके बच्चे के विदेश में पढ़ाई के सपने को पूरा करेंगे और साथ ही उनकी करियर काउंसलिंग भी करेंगे। बताएंगे आपको किस तरह से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए और अगर आप किसी तरह की करियर को लेकर गाइडेंस चाहते हैं जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, तो किस तरह के कदम आपको उठाने चाहिए। पढ़ाई के लिए अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो कैसे लिया जाए, इन तमाम बारीक और छोटी मोटी बातों पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं रहता है, उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ applycourse.com के CEO एम हसन है और साथ ही एक छात्र हैं उत्कर्ष शाह जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उत्कर्ष की आज हम विदेश में पढ़ाई करने की प्लानिंग करेंगे, उन्हें राह दिखाएंगे और साथ ही उन्हें करियर ऑप्शंस किस तरह के मिल सकते हैं, इस पर भी हम खास बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। और उत्कर्ष, मैं आपके साथ आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो अपना सवाल आपने हमारे साथ शेयर किया और हमें मौका दिया कि हम आपके इतने बड़े जिंदगी के सपने को पूरा कर सकें, तो इसके लिए धन्यवाद। बताएं, आप फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं और आगे विदेश में किस तरह की पढ़ाई करना चाहते हैं? उत्कर्ष। मैं अभी बीबीए फाइनेंस कंप्लीट किया हूँ सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इसी 2022 में, और आगे मैं एमबीए पढ़ना चाहूँगा। ऑलराइट, और एमबीए की तैयारी के लिए आपने किन किन जगहों को चुना है? विदेश आप शायद जाना चाहते हैं, तो कहाँ आपने किन किन कंट्रीज को मार्क डाउन किया है? मैं देखा हूँ जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, ये सब देखा हूँ। आप एमबीए की पढ़ाई किस क्षेत्र में करना चाहते हैं? फाइनेंस में। फाइनेंस करना चाहते हैं। आपने एमबीए ही क्यों चुना? आपका करियर गोल क्या है? बीबीए के बाद एमबीए अच्छा रहता है ज्यादा करियर ग्रोथ के लिए। ओके। तो आप बाहर ही सेटल होना चाहते हैं कि भारत आएंगे? वो भी नहीं डिसाइड किया हूँ। वो अभी तक आपने डिसाइड नहीं की है। तो जो आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे समझाएं कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और क्या उसका बंदोबस्त आपने अभी तक करना शुरू कर दिया है? वहीं करीब 20-25 लाख का जरूरत होगा। अभी नहीं किया वहाँ से बंदोबस्त। अच्छा, तो कितना आपने कहा, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको? 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख। चलिए, दिलचस्प है। और हसन साहब, उत्कर्ष को आप क्या सलाह देंगे? इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि आगे चलकर तो हमें बाकी तमाम कोर्सेज पर भी बात करनी है, जो कि शायद आप बताएंगे कि लोगों की दिलचस्पी जिस कोर्स में है। लेकिन जहाँ तक उत्कर्ष की बात है, इन्हें एमबीए फाइनेंस करना है, विदेश में करना है, 3 जगह इन्होंने मार्क डाउन की है अपने लिए। क्या सलाह देंगे आप इनको? थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। उत्कर्ष, जैसे आपने कहा कि आप जर्मनी या कनाडा या नॉर्वे में करना चाहते हैं, तो कंट्री डिसीजन वो आपको आपके इंटेंशन के बेसिस पे आपको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पूछा गया, कविता मैडम ने आपको जब पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोर्स कंप्लीशन के बाद अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कौन सा सही है या नहीं है। इसी हिसाब से अगर आप सही कंट्री चूज कर लेंगे तो आपको वो बाद में जाके दिक्कत नहीं होती है। तो आपका जो प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं आप एमबीए करना है, आपको कनाडा में करना है, बट ज्यादातर एमबीए यूनिवर्सिटीज जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं हर जगह 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। और साथ में वही एक मेन क्राइटेरिया आपको शायद से टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए रोक सकता है। क्योंकि जितने भी अच्छे हाई रैंक और या टॉप रैंक वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज आप अप्लाई करेंगे एमबीए के लिए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। वैसे 4-5 रिक्वायरमेंट होते हैं, उनमें से वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज वो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या आपका 1 या 2 साल या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। सो इन केस अगर आप अभी जाना चाहते हैं, देयर आर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप फिर भी एडमिशन ले सकते हैं, बट मे बी टॉप रैंक में ना हो, उसके लिए शायद से आपको वेट करना पड़े। उत्कर्ष, जो अभी तक आपको समझाइश दी है हसन साहब द्वारा, आपको समझ में आई है?
चलिए, इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भी। हम उत्कर्ष से बात कर रहे हैं कीर्तन, जो कि एमबीए फाइनेंस करना चाहते हैं और जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा इन्होंने अपने लिए 3 जगह चुनी है जहां पर ये मेरे ख्याल से अगले आने वाले 2-3 साल में जाकर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं एमबीए की। और ये कह रहे हैं कि 20 से 25 लाख तक का खर्चा इनको लगेगा और इसके लिए इनको तैयारी करनी है। तो आज का क्योंकि करियर काउंसलिंग का स्पेशल शो है जहां पर हम बता रहे हैं छात्रों को कि विदेश में आपके पास कहां कहां किन किन यूनिवर्सिटीज़ में मौके हैं, जिनकी तमाम जानकारी हमें एम हसन साहब देंगे। तो आपके मद्देनज़र हमें ये समझना है कि अब देखिए, इन्हें 1-2 साल में ही जाना होगा बाहर, ये कह रहे हैं। अभी तक इन्होंने इसके बारे में तैयारी शुरू नहीं की है फाइनेंशियली। इस तरह के लक्ष्य को अचीव करने के लिए क्या अब इनके पास एजुकेशन लोन जैसा ही इकलौता विकल्प रह गया है? कविता की लास्ट वाला पार्ट कनेक्ट क्या है? लोन और क्या? हाँ, तो क्या इनके पास केवल एजुकेशन लोन का ही विकल्प रह गया है? क्योंकि अभी बात देखिए, अगले साल ही ये शायद जाना चाहते हैं। तो अब जहां तक सेविंग्स की बात है, उत्कर्ष, आपके पास कोई सेविंग्स तो होंगी नहीं ना अभी? उत्कर्ष, कोई सेविंग्स हैं आपके पास? नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब रास्ता कैसे अपनाया जाएगा कीर्तन? आई थिंक बड़ा प्लेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो लोन का ही एक ऑप्शन है, क्योंकि आप आज से लेकर जब तक आपको गोल अचीव करना है उस बीच में समय भी बहुत कम है। और क्योंकि समय कम है, ज़्यादा कुछ आप निवेश की तरफ नहीं कर सकते। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती अगर हाइपोथेटिकली, तो उसे आप थोड़ा सा अच्छे से डेट फंड्स में अलाइन कर सकते थे कि आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती गोल के नज़दीक पहुंचते समय, और थोड़ा सा एक बेटर रिटर्न भी छूट जाता लिक्विडिटी के साथ। पर आज क्योंकि आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है और लक्ष्य काफ़ी नज़दीक है, आई थिंक आपको लोन पे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। पर लोन की एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ये जो स्टूडेंट्स लोन दी जाती है वो एक मोरेटोरियम के साथ आती है कि आपको ईएमआईज इमीडिएटली पे नहीं करनी है। एक बार आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आपको 1-आध साल दिया जाता है, जिसके बाद आप पैसा भरना शुरू कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक अच्छे कोर्स में एनरोल हो रहे हैं और जिसके बाद अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, तो ये आपको एक अच्छा कंफर्टेबल जोन मिल जाता है कि आप आज लोन लेकर पढ़ाई भी कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आपको जॉब मिलेगी उससे आप ईएमआईज़ पे करके पैसा लौटाना भी शुरू कर सकते हैं। चलिए, इसकी बारीकी में हम आगे चलकर और जाएंगे। उससे पहले उत्कर्ष, जो आपने 3 जगह बताई हैं, क्या इन्हीं पर ही आपको स्टिक रहना है या आप ऑप्शंस के लिए ओपन है? क्योंकि एम हसन साहब यहाँ पर हैं, कीर्तन आपके साथ हैं, तो एक तरह से आपकी पूरी विदेश पर की पढ़ाई की प्लानिंग हो सकती है अच्छी तरीके से। बताएं, इन 3 जगहों के अलावा भी आप कहीं और जाना चाहते हैं? हाँ, तो अच्छा जवाब कोई भी चलेगा, कोई भी। चलिए, एम हसन साहब, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इनका डिज़ाइन करना पड़ेगा एमबीए फाइनेंस का कोर्स। आपके मुताबिक कहाँ इनको जाना चाहिए? देखिए, अब पढ़ाई के लिए हसन साहब इनको लोन तो लेना पड़ेगा, वो तो फाइनेंशियली तो इनके पास और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब लोन ले ही रहे हैं तो सबसे बेस्ट जगह पर क्यों ना जाएं? ऑफ कोर्स। तो अभी क्या होता है कि अब यहाँ पे 2 चीज़ है फाइनेंस के, एक तो है ट्यूशन फी है और एक लिविंग कॉस्ट है। अब स्टूडेंट जब बाहर पढ़ने जाता है, अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है तो लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है, तो उसका उतना बर्डन नहीं आता है। तो अगर हम सोच के चलते हैं कि उत्कर्ष अगर पूरा लोन 20 लाख या 25 लाख अपने ट्यूशन फी के ऑलमोस्ट ले लेता है, तो देन उसका ये चांस रहेगा कि वो हायर रैंक वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करने के लिए सोच सकता है। अब अगर आप देखेंगे उत्कर्ष, वर्ल्ड रैंक की जो जितने भी आप क्यूएस रैंक लगा लीजिए, उसके टॉप 100, 200, टॉप 200 भी आप लगा लो, उस पर आप चेक कर लो कि जितने सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सारे जो फीस है उनके एटलीस्ट, जो हमारे कुछ स्टूडेंट लास्ट इनटेक में गए हैं यूके में, वो है 100 अराउंड 150 रैंक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उनके 20 लाख फीस है एमबीए की। अगर आप 110 रैंक यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो आपकी फीस अराउंड लाइक 25 लाख के आसपास है। अगर आप यूएस में जाओगे तो और थोड़ा बढ़ जाएगा बजट। तो आपको पहले वो चेक करना है कि कौन सा कंट्री डिसाइड अगर आप एक बार कर लेते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि
हर एक स्टूडेंट का एक इंटेंशन होता है, तो एक बार अगर आप पता चल जाए कि कंट्री कौन सा है, कोर्स ये हर कंट्री में ये कोर्स अवेलेबल है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मेन थिंग है कि आप वहां जाने के बाद आपका जो मोटिव है वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप ये सोच में खुद आपने आपको पूछे कि मैं इस कंट्री में क्यों आया। सो ये है मेन इंटेंशंस, वो आपको क्लियर करना है, उसके हिसाब से कंट्री चूज करना है। सेकंड, आपको चेक करना होता है फैक्टर कि आपका कॉस्ट फैक्टर है। जैसे आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको पे बैक भी करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको वो चेक करना पड़ेगा कि उस कंट्री में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे रहा है कि नहीं, ताकि मैं वहां पे आप वहां जाके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आप वहां काम कर सकते हैं, ताकि अगर आप काम करेंगे तो इजीली आप ये जो लोन आप ले रहे हैं वो विद इन 2 years ओनली यू कैन पे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब रहा कि वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, तो आपको 2025 रैंक में यूके आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप जो कनाडा देख रहे हो तो कनाडा में टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटीज ही आते हैं, 4 या 5, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। उसमें भी उसका फीस जो है ऑन एन एवरेज, एडमिशन क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा है। अगर 2 साल आप वेट कर लेते हैं देन तो ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कनाडा में ऑप्शंस आपके 4 या 5 ही होंगे। बट वर्ल्ड रैंक टॉप 100, 110, 20 में आपको यूएस एंड यूके ही मिलेगा। बट कुछ फ्रांस के यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस भी हैं जहां पे आप एमबीए कर सकते हैं। जगह के लिहाज से क्या आप ऐसा मानते हैं हसन साहब कि जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे एमबीए की पढ़ाई के लिए अच्छे नहीं है? एक्चुअली क्या होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंट्री अच्छा नहीं है। हर एक कंट्री में जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड उनका पढ़ाई करवाने का तरीका ही टोटली डिफरेंट होता है। हर एक स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट होता है और उसका एक इंटेंशन होता है, उसके बेसिस पे ही कंट्री चूज करना चाहिए, क्या वो सब जगह फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ स्टूडेंट्स कौन सी चाहते हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी और कौन से देश में आप सजेस्ट करेंगे? अगर उनका बजट ये अराउंड 20-25 लाख है, उसको 110 रैंक वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में उसको मिल जाएगा। 25 लाख उसका फीस है, एमबीए इन फाइनेंस, इट्स इन यूके। बट अगर वो उसको यूके जाना नहीं है, अगर उस पहले, दैट इज मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंट्री एक बार डिसाइड हो जाए देन यूनिवर्सिटीज और कोर्स चूज करना बड़ी बात नहीं है। बेस्ट कोर्स एमबीए फाइनेंस का किस देश में होगा, कितने खर्चे पर होगा? लोएस्ट बजट है आपका 16 लाख से स्टार्ट है, से आप लगा लो ऑन टुगेदर 35 लाख तक भी जाता है। 35 लाख का कोर्स कहाँ होगा? जैसे यूएस में आप यूएस लगा लो, आपका फ्रांस में बहुत सारे टॉप रैंक कॉलेजेस है जो एमबीए पढ़ाते हैं, वहां पे है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, आपकी 30 लाख के आसपास आप खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पर केवल पढ़ाई का खर्चा 35 लाख है, वहाँ पे रहना वहना, और देखिए हम यहाँ पर इस समय में बात कर रहे हैं, शायद कीर्तन इस पर और प्रकाश डाल पाएंगे, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो ऐसे में न सिर्फ पढ़ाई का खर्चा कीर्तन बढ़ जाएगा, वहाँ पर रहने का, ट्यूशन फीस वगैरह तमाम खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसका सामना कैसे किया जाए? इसलिए इसका एक सोल्यूशन है, जैसे मैंने प्लीज कीर्तन। मुझे ऐसा लग रहा है कविता जी, ये डेफिनेटली कोई भी अगर फॉरेन एजुकेशन प्लान कर रहा है उसे ये डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें पिछले कितने भी साल ले लीजिए आप, रुपया 3 से 4% डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होता ही है। ऑफ कोर्स आज अगर आप यूरोपियन करेंसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया, तो वो एक छोटा सा एडवांटेज हो सकता है अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं। पर अगर किसी भी डॉलर डिनोमिनेटेड कंट्री में अगर आप जा रहे हैं और अगर आपका खर्चा लार्जली डॉलर में होने वाला है, तो ये किसी भी इंडिविजुअल को सबसे पहले प्लान करना चाहिए कि आपको हर साल 3 या 4% का डेप्रिसिएशन आएगा। तो आप जब से पैसा निवेश करना शुरू करते हैं इस लक्ष्य के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ये सोच के चलिए कि आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 3% कम है, या आपको जो गोल अचीव करना है वो हर साल 3% ज़्यादा है। और इसका दूसरा एक विकल्प ये है कि आप सीधा डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे इजी ये है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं
कि आप नेस्डैक में पैसा लगाइए, S&P 500 में पैसा लगाइए, तो आप एक वो रूट ले सकते हैं। आप एक दूसरा रूट है जो LRS कहता है, कहा जाता है, जिसमें आप $2.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट्स बाहर कर सकते हैं। तो होता ही है कि अगर आप डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मैच्योरिटी भी डॉलर में मिलेगी, जो आप सीधा-सीधा आपके एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स को देखें तो तकरीबन ऑन एन एवरेज रुपी 3 से 4% डेफिनेटली डेप्रिशिएट होता है डॉलर के सामने। आज ऑफ कोर्स थोड़ा-सा मार्केट एलिवेटेड है, 80 के आजू-बाजू ट्रेड हो रहा है, तो शायद नियर टर्म में कुछ रिलीफ मिल जाए रुपए पे, बट एवरेज मुझे नहीं लगता कि हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट को देखकर कि ये स्पेसिफिक चीज़ आपको इग्नोर करनी चाहिए अगर आप डॉलर में खर्चा करने वाले। तो ये कोई भी अगर जो शो सुन रहा है और आगे निवेश करना चाह रहा है अपने एजुकेशन के लिए, प्लीज़ पैसा डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप डॉलर में खर्चा करने वाले। तो ये जो 3-3.5% का रुपी डेप्रिसिएशन है, जो आपको बहुत इम्पैक्ट कर सकता है आगे जाकर, वो थोड़ा-सा आप संभाल सकते हैं। बिल्कुल। उत्कर्ष, आप सुन रहे हो, कोई सवाल आपको पूछना है कीर्तन से या हसन साहब से? हाँ, तो MBA फाइनेंस के लिए कौन सा कंट्री अच्छा रहेगा? आपने तय कर लिया है कि ये तीनों के अलावा आप किसी और देश में जाना चाहते हैं और आप अपना जो कॉस्ट है वो भी बढ़ाएंगे? हाँ, थोड़ा तो बढ़ा सकता हूँ। थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हसन साहब, चलिए, अभी आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत है। अगर आप बजट बढ़ा रहे हैं तो आप यूएस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और साथ साथ में आप ऑस्ट्रेलिया भी ट्राई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है। फ्रांस ट्राई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे होंगे हसन साहब? जी, यूएस में कहाँ और कौन सी यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, हर एक अभी टॉप, अब उसका मार्क्स कितना है उत्कर्ष का, अगर आप मुझे बता देंगे कि उत्कर्ष आपका बैचलर्स में कितना % मार्क्स है, तो मैं उसके, बिकॉज क्या होता है कि एडमिशंस क्राइटेरिया बहुत 4 या 5 क्राइटेरिया होते हैं उसके। एक तो होते हैं कि एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है उसका बैचलर्स में कितना मार्क्स के, उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी डिसाइड होता है। उसके बाद होता है इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, तो हमें आइल्स या टोफल एग्जाम या पीटी देना पड़ता है। तो वो सारे चीज देखने पड़ते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करता है, देन ओनली वो यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक में उसको बता नहीं पाऊंगा अनलेस एंड अनलेस कंप्लीट असेसमेंट, अगर हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल असेसमेंट होने के बाद ही कोर्स सजेशंस या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होता है। बट अगर आप फीस के बेसिस में बोलते हैं तो आप इजीली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ट्राई कर सकते हैं, मैनचेस्टर है, मैगिल है, कनाडा में जैसे वो जाना चाहता है। उसके बाद आपका कनाडा में उसको वो ब्रिटिश कोलंबिया भी ट्राई कर सकता है उसके बाद, अगर उसका फीस वो अपना बजट बढ़ा देता है। बिल्कुल। उत्कर्ष शायद कुछ कहना भी चाह रहे थे। उत्कर्ष, बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं। चलिए, अब ये बात तो तय हो गई है कि आपने किसी और जगह जाना है और तमाम जगह रेकमेंड भी कर दी है हसन साहब ने आपको। अब एजुकेशन लोन का जो प्रोसेस है, बेस्ट रेट पर कीर्तन अगर लोन लेना हो उत्कर्ष को, तो वो किस तरह से इसकी अब हंट शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आज अवेलेबल, जिसे आप यूज़ करके एक जगह पे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन सा आपको सबसे सस्ता लोन दे सकता है। और मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बैंक में जाएंगे और आप डॉक्यूमेंट्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जब उनको देंगे, तो वो टिपिकली आपके सिबिल स्कोर्स को चेक करता है। तो हर बार जब सिबिल स्कोर चेक किया जाता है तो सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट होता है और सिबिल स्कोर कम हो जाता है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप एक साथ बहुत सारे बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर बैंक अगर आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए, सिबिल स्कोर चेक करने के लिए जब अप्लाई करेंगे, तो हर बार आपके सिबिल पे इम्पैक्ट होगा। तो दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है,
bankbazaar.com जैसी, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो कि कौन सी बैंक आपको कम रेट में फ़िलहाल ऑफ़र कर रही है। ऑफ़ कोर्स वो जो वेबसाइट पे लिखा हुआ रेट होगा वो शायद आपके लिए एप्लीकेबल हो या ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे क्राइटेरियाज़ भी है, पर वो लार्जली आपको बता देगा कि ये 2-3 बैंक्स है जहाँ पर शायद इंटरेस्ट रेट्स कम लग रहे हैं, तो वहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी आप एक एजेंसी के पास भी काम करवा सकते हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड है। उसे डेफ़िनेटली आपके पेपर्स को देखकर इमीडिएटली अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या रेंज में आपको लोन मिलेगी, कौन-सी बैंक आपको लोन दे सकती है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पेपर्स यहाँ-वहाँ बैंक्स में फ्लोट नहीं होंगे, क्योंकि हर बार जैसे मैंने आपको कहा, जिस भी बैंक में आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए और वो अगर आपका सिबिल स्कोर पुल कर रहे हैं, तो सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट होगा। तो वो अवॉइड करने के लिए ये दोनों में से एक चीज़ मुझे लग रहा है आपको ट्राई करनी चाहिए डेफ़िनेटली। ऑलराइट, उत्कर्ष, काफ़ी हद तक आपकी प्लानिंग हो चुकी है। क्या कोई भी सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के साथ आप पूछना चाहते हैं? नहीं, सब हो गया, समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आपकी कोर्स की प्लानिंग और बाकी करियर प्लानिंग को लेकर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हसन साहब, अब जानना है हमें कि आपके पास किन किन कोर्सेज को लेकर इंक्वायरी आ रही है और कौन कौन सी जगह यूनिवर्सिटीज़ लोग जाना पसंद कर रहे हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप कोई कंट्री चूज़ करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मुझे ये कोर्स पढ़ना है और वो कंट्री को फ़ोकस नहीं करते हैं, वो कोर्स ढूँढना शुरू हो जाते हैं। और एक्चुअली कोर्सेज़ सारे यूनिवर्सिटी में ये मिल ही जाते हैं और इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि उसके बाद वो कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। बट मेरा सजेशन ये ऑलवेज़ रहता है कि पहले आप ऑलवेज़ अपना कंट्री को शॉर्टलिस्ट करें बेस्ड ऑन कॉस्ट। लिस्ट क्यों करना चाहिए हसन साहब? इसके पीछे क्या रैशनल होगा? सॉरी, आपने क्या कहा? मुझे मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सबसे पहले देश का चुनाव क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस पर ज़्यादा आपको तवज्जो देना चाहिए, तो क्यों पहले देश का चुनाव करना चाहिए? उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? किस बिना पर आप देश का चुनाव करें? हाँ, वही उसी पे मैं आ रहा था जी। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक कुछ अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका इंटेंशन होता है कि मुझे वहां जाके पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या मुझे वहां रहना है या नहीं रहना है, या वापस आना है, या मुझे किसी और कंट्री जाना है। तो ऐसे 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। ऐसा कभी जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी, वो बाहर पढ़ाई करने जाना चाहता है टू गेन द स्किल्स एंड दोबारा अपने बिजनेस में आके वो उसको हेल्प करता है। ऐसे कोई मिडिल क्लास फैमिली है या कोई स्टूडेंट है जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, वो बाहर पढ़ने जाना चाहता है विद इंटेंशन की कोर्स कंप्लीट होने के बाद या लोन लेके जो वो पढ़ाई जा रहा है उसके बाद वो एटलीस्ट वहाँ पे 2-3 साल या 4 साल काम कर सके एंड देन फिर वो डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहे। या तो वो सेटल होना चाहे या वापस आना चाहे या बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उसके ऊपर होता है। तो अगर उसको वहां रहना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कि कोर्स खत्म होने के बाद उसको लगता है कि नहीं मुझे वहां पे जॉब करना है, तो उस कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी इम्पोर्टेंट मायने रखती है यहाँ पे। सोचो आप ऐसे कंट्री में आप चले गए जहाँ पे ये उनका इमिग्रेशन पॉलिसी ये कहता है कि अगर आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, आपको वापस आना पड़ेगा। बट ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे आप सबसे पहले कनाडा है जिसमें अगर आप 1 साल पढ़ते हैं तो आपको 1 साल का वर्क वीजा, ओपन वर्क वीजा दिया जाता है जॉब ढूंढने के लिए। वैसे ही अगर आप 2 साल पढ़ते हैं तो 3 साल का ओपन वर्क परमिट, इसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बोलते हैं। तो ये 3 साल का वर्क वीजा उसको ओपन मिल जाता है। तो उस 3 साल में वो अगर वो जॉब कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, एटलीस्ट वो स्टे करके जॉब ढूंढ सकता है। जॉब अगर मिल जाता है उसके बाद वो फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया भी 2 से 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देता है। यूके 2 साल का वर्क वीजा देता है। यूएस ओनली स्टेम कोर्स के लिए 2 साल तक का देता है। जर्मनी 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देता है। फ्रांस 2 साल का। आयरलैंड 1 to 2 years तक का पोस्ट स्टडी वर्क। सो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो आपको, न्यूजीलैंड भी है, अभी आपको 1 साल या 2 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है, तो वो कंट्री डिपेंड करता है कि क्या मुझे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स क्या मुझे वहां रह के जॉब ढूंढना है या नहीं। ये और उसको ये
उसको ये पता करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि उस कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्स खत्म होने के बाद उसको जिनका अगर जॉब चुनाव नहीं आपको मिले करना तो वो चाहिए जब वापस भी आप ना किसी भी आना तरह पड़े। का कोर्स अपनाना, जब आप कोई कोर्स डिसाइड करना चाहते हैं, किस तरह की कोर्सेज कौन कौन सी जगह पर बहुत ज्यादा फेमस है, इसके बारे में अगर आप हमें बता सके तो। कौन कौन सी अभी स्पेशलाइजेशंस हैं जो अलग अलग देश की यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए? कोर्सेज हर एक कंट्री में सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ चलन प्रॉब्लम में नहीं कौन है। से हैं, ट्रेंड जैसे में मैं कौन से हैं, डिमांड किसकी ज्यादा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि हर एक कंट्री का एक स्किल्ड वर्क डिमांड है और एक है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है होते हैं। हर एक कंट्री क्या करता है, एक लिस्ट जनरेट करता है और आप उनके वेबसाइट में आपको चेक कर सकते हैं कि हम उस कंट्री में कौन कौन से स्किल्ड ऑक्यूपेशंस अभी डिमांड में है और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस शॉर्टेज में है। अगर कोई स्टूडेंट वो रेलेवेंट कोर्स करता है तो उसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है फर्दर उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जॉब ढूंढने में। ये सिर्फ मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि जो वहां पे जाके काम करना चाहते हैं या बाहर में काम करना चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद। अगर किसी को वापस आना है तो उसके लिए कोई वो डिपेंड करता है कि हमारे इंडिया में भी अगर वो वापस भी आता है उसको जॉब करना है लगभग तो खत्म हमारे हो इंडिया चुका में है। कौन से बहरहाल मैं स्किल आपसे कोर्सेज के नाम पूछ रही थी और कौन कौन से देश कौन कौन से कोर्सेज दे रहे हैं वो पूछ रही थी मैं। बहरहाल मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है। कीर्तन, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी जो तुरंत जाना चाह रहे होंगे विदेश, उनकी प्लानिंग तो काफी हद तक हो चुकी होगी। आप मुझे ये समझाए, किसी ने अभी ये शो देखकर अगर ये डिसाइड करना है कि बच्चे को खुद बाहर पढ़ने भेजना या खुद जाना है बाहर पढ़ने के लिए, तो अब रुपी फ्लक्चुएशन जैसी समस्या तो खैर आपको संभालनी ही होगी। आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं होगा। इन सब फैक्टर्स को इन्वेस्टमेंट में कैसे ध्यान में रखा जाए? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको क्लैरिटी है कि आप कौन से देश में पढ़ाई करना चाहते हो और कौन सी करेंसी में खर्चा होने वाला है, तो आपको इन्वेस्टमेंट उस करेंसी में करना चाहिए। देखिए, इसमें दो पहलू है। पॉसिबल है कि वो करेंसी शायद रुपी से एप्रिशिएट हो जाए या डेप्रिशिएट हो जाए। पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप पढ़ाई की बात करते हैं तो टिपिकली एस्पिरेशन हम जिस कंट्री में उससे एक बेहतर कंट्री में जाने की होती है। तो उस लॉजिक से मैं ब्रॉडली मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि हमारी लोकल करेंसी उस करेंसी से टिपिकली डेप्रिशिएट ही होगी। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हो, अगर आप यूके जाना चाहते हो, अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हो, आप टिपिकली देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज से, इंडिया से। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री की करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। इन द सेंस करेंसी मत खरीदिए, पर अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो उस वाली करेंसी के एसेट्स में पैसा लगाइए। जैसे अगर आपको यूएस जाना है और उसमें आपका खर्चा डॉलर में होने वाला है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए जो शायद यूएस स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाइए जो यूरोपियन स्टॉक्स में पैसा लगाता है। इससे होता ही ये है कि काफी हद तक आप जो करेंसी रिस्क लेते हैं, क्योंकि करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, वो कुछ हद तक मिटिगेट हो जाती है। क्योंकि जब आप पैसा उस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस करेंसी के डेप्रिसिएशन का भी एडवांटेज मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने 10% रिटर्न निकाला यूएस के स्टॉक्स में पैसा लगाकर और रुपी 3% से डेप्रिशिएट हो गया है, तो आपको नेट रिटर्न इंडियन रुपीज में 13% मिलेगा, राइट? यूएस डॉलर में आपको 10% मिल रहा है, पर इंडियन रुपी में आपको रिटर्न 13% मिला। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जो 3% का रुपी डेप्रिसिएशन था, वो ऑटोमेटिकली आपको इन्वेस्टमेंट में कवर हो गया। तो मैं तो ये डेफिनेटली सलाह देना चाहूंगा कि जिस करेंसी में आप खर्चा करना चाहते हैं उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। ये पूरा आपका जो करेंसी रिस्क है विल बी टेकन केयर ऑफ। चलिए, तो कुल मिला के अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं कहाँ जाना है, किस तरह का कोर्स लेना है, तमाम समझाइश हमने आपको दे दी है। अहमद हसन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में शामिल होने के लिए। कीर्तन, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अब हमें शुरू करना है सवाल जवाब का सिलसिला, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे लाइव दर्शक और अपने सवाल पूछेंगे और हम कराएंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।